तारीख 15 अप्रैल 2008। उत्तर प्रदेश के बावनखेरी गांव में रात को करीब 2 बजे एक 2 मंजिला इमारत से एक लड़की की जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आधी रात में इस तरह से एक लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आसपास के घरों में सोए लोगों को डरा देती है। ये चिल्लाने की आवाज न जाने किस अनहोनी के होने की दस्तक दे रही थी। आवाज से दंग, परेशान, सहमे और डरे हुए लोग उस 2 मंजिला इमारत की तरफ मदद के लिए भागने लगते हैं। उस इमारत के पास में ही रहने वाला लतीफ उल्ला खान जब वहां पहुंचता है तो वो जिस दृश्य को वहां पे देखता है उसके पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम शबनम है वो जमीन पर बेहोश गिरी पड़ी है। उसके पास में ही उसके पिताजी शौकत अली खान की लाश पड़ी है जिसकी गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से काटा गया है और उसके आसपास की पूरी जमीन खून से लथपथ थी। इतने में ही उसकी नजर पास के एक कमरे में पड़ती है। वो जिस दृश्य को वहां पे देखने वाला था उसकी कल्पना करना हमारे और आपके बस में नहीं है। वो देखता है कि शबनम की मदर हाशमी, शबनम का बड़ा भाई अनीश और उसकी बीवी अंजुम, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की कजिन राबिया की लाशें भी कमरे में खून से लथपथ पड़ी हुई है। इन सब की गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से काटा गया था और इनको मारा गया था। थोड़ी ही दूर उसे एक 10 महीने के बच्चे की बॉडी दिखाई देती है। वो इस उम्मीद में उसकी तरफ बढ़ता है कि शायद वो बच्चा जीवित होगा, लेकिन जब वो पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बच्चे की भी मौत हो चुकी है। शबनम के आसपास उसके पूरे परिवार की खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी थी और उस बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। शबनम उन्हें बार बार एक ही बात बताती है कि कुछ लुटेरे उसके घर की छत से उसके घर में आए और उसके पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। एक ही परिवार के 7 लोगों की इस तरह से की गई निर्मम हत्या से पूरा उत्तर प्रदेश सहम जाता है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इनकी हत्या किसने की थी, उसके पीछे का मोटिव क्या था। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो जाना और एकमात्र सदस्य शबनम का बच जाना कई सवालों को खड़ा करता था। क्या ये हत्या वाकई उन लुटेरों ने की थी जिसका जिक्र शबनम ने किया था, या इसके पीछे शबनम का भी कोई हाथ था? ऐसे ही कई अनसुलझे सवालों से पूरा देश बहुत परेशान था, जिनके जवाब बहुत ही नजदीकी फ्यूचर में उनको मिलने वाले थे। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन उस समय बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था और जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ने की मांग हो रही थी। दबाव इतना ज्यादा था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को भी शबनम के घर पर विजिट करना पड़ा था। वारदात के दूसरे दिन शबनम से मिलने उनके घर पर मायावती जी आती हैं और परिवार की इकलौती बची हुई सदस्य शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी अमरोहा एसएचओ आरपी गुप्ता को दी जाती है। आरपी गुप्ता जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर बेड शीट्स पे पड़ती है जिन पर लाशें पड़ी हुई थी। वो देखते हैं कि बेडशीट्स में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं है। ये बात आरपी गुप्ता को थोड़ी सी परेशान करती है। बेडशीट पर सिलवटों का नहीं मिलना 2 पॉसिबिलिटीज की ओर संकेत करता है। पहला, सभी फैमिली मेंबर को मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज को बेडशीट पर लेटाया गया था। एसएचओ आरपी गुप्ता सोचता है कि आखिर क्यों कोई लुटेरा किसी को मारने के बाद उनकी बॉडीज को बेड पर लिटाएगा। वो उनको वहीं पर भी मार सकता है जहां पर वो थे और वहीं पर उनकी बॉडीज को छोड़कर भाग सकता था। ये सबसे पहला मोमेंट था जब आरपी गुप्ता को शबनम पर थोड़ा सा शक होता है। इसके बाद आरपी गुप्ता अपनी दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सारी फैमिली मेंबर्स को बेड पर ही मारा गया था तो क्यों किसी फैमिली मेंबर्स ने अपने आप को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि बेडशीट पर किसी भी प्रकार की कोई सिलवटें नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनको मारने से पहले कोई नशीली दवाई दी गई थी। यहाँ पर फिर से एसएचओ आरपी गुप्ता का शक एक बार शबनम की तरफ जाता है और वो सोचते हैं कि आखिर क्यों कोई लुटेरा किसी को मारने से पहले उन्हें कोई नशीली दवा देगा। वो अगर किसी को मारना चाहता था तो वो उन्हें ऐसे ही मार सकता था। इसी बीच आरपी गुप्ता की टीम को शबनम के घर से एक बायोपोज टेबलेट की खाली डिब्बी मिलती है। बायोपोज टेबलेट का उपयोग किसी पर्सन को बहुत ही गहरी नींद या फिर बेहोश करने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस को ये विश्वास हो गया था कि शबनम के परिवार को मारने से पहले उन्हें किसी प्रकार की कोई नशीली दवा दी गई थी, लेकिन उन्हें इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि 10 महीने के बच्चे अर्श को छोड़कर फैमिली के बाकी 6 मेंबर्स को मरने से पहले बायोपोज टेबलेट दी गई थी। बच्चे अर्श की बात होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत
गला घोट के की गई थी। दूसरी तरफ शबनम का भी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, चूंकि शबनम का रो रो कर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा था, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी, तो शबनम के कई मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। शबनम की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं पर भी उसकी बॉडी के अंदर बायोपोस्ट टेबलेट्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। अब पुलिस यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर जब शबनम के सारे फैमिली मेंबर्स की बॉडी में बायोपोस्ट टेबलेट के ट्रेसेस मिले हैं, तो शबनम की बॉडी में ट्रेसेस क्यों नहीं मिले हैं? क्यों कोई पर्सन शबनम को छोड़कर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को बायोपोस्ट की टेबलेट देगा और शबनम को नहीं देगा? तो यहाँ पर पुलिस को एक बार फिर से शबनम पर शक होता है। अब पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो शबनम से पूछताछ करेगी। शबनम पुलिस को बताती है कि रात को कुछ लुटेरे उसके घर की छत से उसके घर के अंदर घुसे और उसके परिवार वालों को कुल्हाड़ी से मार दिया। इस बात को आधार बनाकर जब पुलिस उसके घर की रैकी करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि घर की छत जमीन से 14 फीट ऊपर है और दीवार पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि कोई पर्सन बाहर से छत के जरिए घर के अंदर घुसा था। दीवार पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं थे, दीवार पर कोई भी सीढ़ी लगाने के निशान नहीं थे, क्योंकि 14 फीट ऊंची दीवार को पार करके छत पर चले जाना बिना सीढ़ी की मदद से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा पुलिस को पता चलता है कि घर का मेन दरवाजा भी लोहे का बना हुआ था और वो अंदर से बंद था, जो ये सवाल खड़ा करता है कि अगर कोई घर से बाहर की तरफ भागा है तो आखिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस को ये लगने लग जाता है कि शबनम उससे झूठ बोल रही है। ये बात और कंफर्म हो जाती है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में घर के दरवाजे और छत पर किसी भी प्रकार के कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिलते हैं। इससे ये लगभग साबित हो जाता है कि घर के अंदर उस रात किसी भी पर्सन ने फोर्सफुल एंट्री नहीं की थी और ये काम जिसने भी किया वो घर के अंदर का ही था। पुलिस का शक शबनम पर और भी ज्यादा गहराने लगता है। पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो उसकी कॉल डिटेल निकालेगी और उसकी जांच पड़ताल करेगी। कॉल डिटेल की जांच पड़ताल करने पे पता चलता है कि वारदात की रात को शबनम ने सलीम नाम के एक व्यक्ति से 52 बार बात की थी। पुलिस को ये थोड़ा अजीब लगता है। पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो सलीम से पूछताछ करेगी। पुलिस जब अपनी ही स्टाइल में सलीम से पूछताछ करती है तो सलीम टूट जाता है। वो वारदात की रात को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिसको सुनकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सलीम बताता है कि वो और शबनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शबनम ने दरअसल इंग्लिश और ज्योग्राफी में डबल MA कर रखा था और वो अमरोहा के एक विलेज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसकी फैमिली विलेज की सबसे एजुकेटेड फैमिली थी, लेकिन इसके अपोजिट सलीम डेली वेज पर काम करता था और मोस्ट ऑफ टाइम अनएम्प्लॉयड ही रहता था। वो 6ठी कक्षा में ही ड्रॉप आउट हो चुका था और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके साथ ही सलीम और शबनम के कास्ट में भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। शबनम सैफी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जबकि सलीम पठान कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इन डिफरेंसेस की वजह से शबनम के घर वाले सलीम और शबनम की शादी के लिए मान नहीं रहे थे। इसीलिए सलीम और शबनम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को अपने रास्ते से हटा देंगे और प्यार के मकाम को हासिल करने के लिए वो और शबनम उसके परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। आगे सलीम ये बताता है कि वारदात को अंजाम देने के लिए उसने शबनम को बायोपोस्ट टेबलेट की डिब्बी लाके दी थी। शबनम ने रात के खाने में बायोपोस्ट की टेबलेट को मिलाकर अपने परिवार को बड़े ही प्यार से वो खाना खिलाया था। इसके असर से पूरा परिवार लगभग बेहोश हो चुका था। उसके बाद शबनम सलीम को कॉल करके बुलाती है। वो सलीम को अपने घर के अंदर लेती है। सलीम कुल्हाड़ी लेके आता है और एक एक करके उसके परिवार के सारे सदस्यों के गले काट देता है। सलीम ये बताता है कि शबनम ने सारे परिवार के सदस्यों के सर को पकड़ा था और उसने एक एक करके सबके गले को काट दिया था। जब ये वारदात को अंजाम दे रहे थे तब 10 महीने का मासूम अर्श रोने लगता है। पकड़े न जाने के डर से शबनम उसके पास जाती है और बड़ी ही बेरहमी से उसके गले को घोट देती है, जिससे उस मासूम की मृत्यु हो जाती है। शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए और अर्श का गला दबा करके 7 लोगों की हत्या करके। इन सारी बातों पर विश्वास कर पाना पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये सारी बातें सच थी। इसके बाद पुलिस शबनम को अरेस्ट करती है और सलीम और शबनम को आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ की जाती है तो शबनम भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। अमरोहा सेशन कोर्ट 2010 में शबनम और सलीम को इस वारदात की दोषी ठहराती है और फांसी की सजा सुनाती है।
शबनम और सलीम इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखती हैं। उसके बाद साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास शबनम एक मर्सी पिटीशन डालती है, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। दोस्तों, जब वारदात के बाद शबनम की मेडिकल टेस्ट करवाई जाती है तो वहाँ पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। शबनम उस समय 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। जेल के अंदर ही शबनम एक बच्चे को जन्म देती हैं। अगर शबनम को फांसी हो जाती है तो ये आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी। नहीं, परिवार के 7 लोगों के कत्ल के मामले में अब फांसी का फंदा शबनम और उसके प्रेमी का इंतजार कर रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ इसे लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहे। दोस्तों, कैसे एक लड़का पुनर्जन्म लेकर अपने कातिलों को सजा दिलवाता है, अगर आपको ये रियल घटना जाननी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।